चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है कि एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन का मतलब यहां पर N2 से है, और उसकी वेलोसिटी जो है आरएमएस वेलोसिटी से वो चलता है, 400 केल्विन टेम्परेचर है, और आपको पूछा गया है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला हम जानते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को लिख सकते हैं 2m/ke, और काइनेटिक एनर्जी को लिखा जा सकता है 3/2 kT के बराबर। तो आपको यहां से मिल जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2 इंटू एम इंटू 3/2 kT के बराबर अंडर रूट में। तो यहाँ से 2 से 2 चला जाएगा तो आपके पास मिल जाएगा h अपॉन 3m/kT। सारी वैल्यूज आपको दी हुई हैं, आप उनको यहाँ पे पुट करेंगे, आपको मिल जाएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है कि एक पार्टिकल जिसका मास m/2 है टकराता है दूसरे पार्टिकल से जिसका मास m/3 है। तो एक m/2 मास का पार्टिकल v0 वेलोसिटी है इसके पास, और यहाँ पे एक दूसरा पार्टिकल m/3 मास का ये रेस्ट पर है। ये बिफोर कोलिजन कंडीशन है। आफ्टर कोलिजन कंडीशन मान लिया मैंने कि इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाती है v1 के बराबर, इस वाली पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाती है v2 के बराबर। कोलिजन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक मतलब e की वैल्यू 1 के बराबर है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर द होल सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा सकता है। तो मैं एक लिखूंगा p इनिशियल ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू p फाइनल ऑफ सिस्टम। ये बहुत बार कर चुके हैं हम, सेंटर ऑफ मास में से क्वेश्चंस किए थे। तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का बात करें तो ये मास इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ लिखूंगा मैं m/2 इंटू v0 प्लस m/3 इंटू 0 इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे आएगा m/2 v1 प्लस m/3 v2। ये इक्वेशन नंबर 1 आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दैट v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 इज इक्वल टू e स्पीड ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ अप्रोच। तो यहाँ पे आएगा आपके पास v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय v0 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से आप v1 और v2 निकाल सकते हैं, यानी कोलिजन के बाद में इनकी फाइनल वेलोसिटियाँ जो हैं, वेलोसिटीज जो हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपसे पूछा गया है कि जो पार्टिकल ए है इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ में चेंज कितना आएगा। तो यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ v1 की वैल्यू। तो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ में चेंज है आप लिख सकते हैं h अपॉन एम वी फाइनल या माइनस h अपॉन एम वी इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी v1 के बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी v0 के बराबर है, मास m/2 दिया है, और आप चेंज इन वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है और चार्ज का मैग्नीट्यूड मॉड e के बराबर है। एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखा जाता है। मैंने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा E इंटू ई के बराबर फोर्स लगेगा। अब इस फोर्स की वजह से क्या होगा, इसके पास एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू में लिख सकता हूं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ई बाय एम। तो किसी टाइम टी पर यदि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है तो किसी टाइम t पर मैं कह सकता हूं इसकी वेलोसिटी v होगी, और v की वैल्यू होने वाली है u प्लस ए टी, 0 प्लस एक्सेलरेशन e बाय एम इंटू टी। तो किसी टाइम t पर वेलोसिटी हो जाएगी e बाय एम इंटू टी के बराबर। आपसे पूछा गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा। हम जानते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। सो डी लैम्डा बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर डी वी बाई डी टी, और यहां पे आएगा आपके पास h अपॉन एम। सो डी वी बाई डी टी इज एक्सेलरेशन, तो यहां पे आपको मिलेगा -1 अपॉन वी का स्क्वायर यानी ई बाय एम इंटू टी का स्क्वायर इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज ई बाय एम इंटू एच अपॉन एम। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन, 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है जिनमें नेगेटिव है, तो फाइनल कैलकुलेट कर ही लीजिए, फिर सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि बामर सीरीज का पहला मेंबर, उसका वेवलेंथ है इतना, तो वेवलेंथ ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ बामर सीरीज कितना होगा। तो बामर सीरीज के बारे में हम जानें कि ये लाइमन बामर पार्शन ये सीरीज होती है इस तरीके से। तो यहाँ ये जो सीरीज है ये n इज 1 पे खत्म होती है, ये n इज 2 पे खत्म होती है, यानी कि इनकी लाइंस जो हैं कुछ इस तरीके से होती हैं कि n इज 2, n इज 3, n इज 4। तो यहाँ से 3 से 2 और 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2 इस तरीके से होती हैं। ये कहलाती है फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन n इज 3 से n इज 2।
ये कहलाती है सेकंड लाइन, n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2। आपसे वेवलेंथ के बारे में कुछ काम करवाया है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला वेवलेंथ का होता है 1/λ इज इक्वल टू RZ स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 6561 एंगस्ट्रॉम आपके पास वेवलेंथ है, 1/6561 इज इक्वल टू R इंटू जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, 3 से 2, 3 से 2। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1/4 माइनस 1/9, इक्वेशन नंबर 1। ये फर्स्ट मेंबर है आपके पास। और यदि हम बात करें दूसरे मेंबर की, तो दूसरे मेंबर का वेवलेंथ मैं लिख सकता हूँ 1/λ इज इक्वल टू R इंटू 1 का स्क्वायर, 1/4 से 2 आना है यहाँ पे, 1/4 माइनस 1/60, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया है आपको हाइड्रोजन का एटम है जो ट्रांजिशन करता है n+1 से n तक। आपको बताना है कि रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी किस तरीके से वेरी करेगा। तो हम जानते हैं कि जो एनर्जी जो निकलती है दैट इज -13.6 Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर। इनिशियली कहाँ था, n+1 में था, इनिशियली n में था। अच्छा ठीक है, तो ये आप लिखेंगे यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 1/n+1 का स्क्वायर, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये अच्छा यहाँ पे माइनस लगा दिया है। सो इतना एनर्जी कहाँ से कहाँ गए हैं, ट्रांजिशन फ्रॉम n+1 टू नीचे, ऊपर से आता है नीचे, ऊपर से आता है नीचे, तो एनर्जी निकलेगी तो यहाँ पे इसको पॉजिटिव कर दें, या इसको अंदर n+1 को यहाँ लिख दें, n को यहाँ लिख दें, आगे माइनस लगा रहने दें, बात एक ही है, समझ गए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर आएगा आपके पास n+1 का स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, यहाँ से आपको मिलेगा n स्क्वायर प्लस 2n+1 माइनस n स्क्वायर, और ये आपके पास आएगा 13.6 Z स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई को लिख सकता हूँ मैं h न्यू के बराबर, h न्यू। तो यहाँ से आपको मिलने वाला है रिजल्ट कि ये n स्क्वायर से n स्क्वायर गया, आपको मिलेगा 2n+1 n स्क्वायर n+1 का स्क्वायर, और इसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा आपके पास न्यू आ जाएगा इसके प्रोपोर्शनल। n की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा है, तो मैं यहाँ से 1 को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, आपके पास बचेगा 2n/n स्क्वायर, यहाँ से मैं 1 को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ n के कंपैरिजन में, तो आ जाएगा n स्क्वायर, ये आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू न्यू, तो n से n गया, आपके पास आया न्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/n³। ठीक, तो यहाँ पे आप फाइनल एक्सप्रेशन निकाल के n के रेस्पेक्ट में जो नंबर है 1 उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज n इज मच ग्रेटर देन 1। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें दिया है आपको कि एक फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट है, ग्राफ दिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल और 1/λ के बीच में। तो यहाँ पे हम जानते हैं रिलेशन V इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू hc/e लैम्डा माइनस φ0/e, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यदि ये y एक्सिस है तो ये जो क्वांटिटी है वो कहलाएगी क्या, स्लोप कहलाएगी। तो इसका स्लोप कितना है बेटा, hc/e, और x जो है वो 1/λ है, और ये आपके पास क्या है, ये y इंटरसेप्ट है, यानी कि c की वैल्यू दी है -φ0/e के बराबर। तो ये y = mx + c जैसी इक्वेशन है जिसमें स्लोप जो है वो hc/e के बराबर है, स्लोप जो है hc/e के बराबर है, जो कि कांस्टेंट है। अब आप कुछ भी कर लो, ये लाइन बिल्कुल भी टिल्ट नहीं होगी, यदि इंटेंसिटी क्या किया है, इंटेंसिटी को चेंज किया जाए। तो इंटेंसिटी आप चेंज कर लो, स्लोप तो चेंज होगा नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं स्ट्रेट लाइन शिफ्ट्स टू द राइट। स्ट्रेट लाइन शिफ्ट यदि होगी तो इसका इंटरसेप्ट जो है वो चेंज होगा। इंटरसेप्ट भी आप देख सकते हैं कि φ0 जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, वर्क फंक्शन, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या है बेटा, कांस्टेंट है। इसका मतलब एक ग्राफ टस से मस नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गलत है, ये सही हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि एक वेवलेंथ को चेंज कर दिया जाता है 500 से 200, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3 टाइम्स बढ़ जाती है, तो वर्क फंक्शन आपको बताना है। तो हम लैम्डा को 500 नैनोमीटर से क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इसको 200 नैनोमीटर, और जो हमारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू है जो होती है ke max इज इक्वल टू hc/λ माइनस φ0, ये इक्वेशन का इस्तेमाल कर लें। तो
काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, 3 टाइम्स लार्जर हो जाती है, 3 टाइम्स हो जाती है। तो मैंने मान लिया कि ये k नॉट पहली इक्वेशन के लिए ये आ जाएगा आपके पास hc/500 माइनस फाई नॉट, इक्वेशन नंबर 1। और जब ट्रिपल हो जाती है तो आप लिखेंगे यहाँ पे 3k नॉट इज इक्वल टू hc/200 माइनस फाई नॉट। ठीक, सॉल्व कर लेंगे दोनों इक्वेशंस को, 2 ही अननोन है आपके पास, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि एक लेजर है जिसका पावर है 2 मिलीवॉट के बराबर, पावर 2 मिलीवॉट, 2 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड, ऐसे इसको समझ सकते हैं, जूल पर सेकेंड ये इसकी पावर है। और इसकी वेवलेंथ जो है वो कितनी है, 500 नैनोमीटर के बराबर है। अच्छा, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड आपको निकालना है, n आपको निकालना है। n इज नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 सेकेंड। ठीक, तो एक फोटोन की एनर्जी आप निकाल लीजिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक फोटोन की एनर्जी आप निकाल सकते हैं hc/λ के बराबर होगी, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। ठीक है, अब यदि मान लीजिए n फोटॉन्स इन 1 सेकेंड निकलते हैं तो मैं लिख सकता हूं इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड जो है इफ कैपिटल N नंबर ऑफ फोटॉन्स या स्मॉल n नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलते हैं, यदि 1 सेकंड में n फोटॉन्स निकलते हैं, जो टोटल एनर्जी कितनी निकलेगी बेटा यहां से, तो मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ फोटॉन्स n निकल रहे हैं 1 सेकंड में और एक फोटॉन की एनर्जी hc/λ है, तो इतनी टोटल एनर्जी वहां पे मिल रही होगी या निकल रही होगी। ठीक है, अच्छा, इस एनर्जी को देने वाला कौन है, एनर्जी को देने वाला है ये लेजर। तो मैं कह सकता हूं लेजर से 1 सेकंड में निकलने वाली एनर्जी इज इक्वल्स टू फोटोन की टोटल एनर्जी जो 1 सेकंड में हमें मिल रही है, उनको बराबर कर देंगे। तो 1 सेकंड में जो एनर्जी लेजर निकाल रही है वो 2 इंटू 10⁻³ जूल है इन 1 सेकंड, इतना एनर्जी निकल रहा है। एंड दिस होल एनर्जी इज इक्वल टू n फोटॉन्स की टोटल एनर्जी इन 1 सेकंड, तो n इंटू hc/λ, लैम्डा दिया है, hc आपको पता ही है, n की वैल्यू आप यहां पे निकाल सकते हैं। ध्यान रखें कि hc/λ आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालें तो उसको जूल में कन्वर्ट करना ना भूलें। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है कि एक्सपेरिमेंट्स मैच करने हैं कि क्या इनका कंक्लूजन है। तो हम भाई ये तो जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट जो है वो पार्टिकल नेचर बताता है, घबराएं नहीं क्वेश्चन से, यदि 1-2 पार्ट नहीं भी आते हैं तो भी हम इस क्वेश्चन को कर ले जा सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन मिला है कि फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या बताता है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट बताता है। तो कौन से ऑप्शन में, बी का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, तो हमारे पास बी का फर्स्ट पार्ट जो है एक ही ऑप्शन में है, तो टिक तो हम वैसे ही कर सकते हैं। और यदि आपने पढ़ा है अच्छे से तो डेविसन जर्मर के बारे में जानते हैं कि ये वेव नेचर ऑफ लाइट को बताता है, तो सी का होना चाहिए वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन थर्ड, सी का थर्ड। ठीक है, तो ये आ ही जाएगा सही यार। और आपको दिया है फ्रैंक जो है, फ्रैंक हर्ट्ज जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या बताता है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ऑफ एटम्स। तो ऑप्शन ए टिक हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, फोटोन का मोमेंटम आपको बताना है कितना होगा। तो भाई ये सवाल आसान है कि हम जानते हैं कि P होता है मोमेंटम h/λ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला रिलेशन है, दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p या P इज इक्वल्स टू h/λ। दोनों को C से मल्टीप्लाई कर दीजिए, C से डिवाइड कर दीजिए, तो hc/λ क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन आ गई, तो E/c आपको फॉर्मूला मिल जाता है, और E hc/λ है, तो h न्यू भी लिख सकते हैं इसको, तो ये h/c आपको रिजल्ट मिल जाएगा, h/c आंसर होगा। ठीक, कर लेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया है कि कौन सा ग्राफ सही होगा। इसमें y एक्सिस जो है नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स डिटेक्टेड हैं और जो x एक्सिस है वो एंगल थीटा है। तो हमने रिलेशन पढ़ा है कि जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिटेक्ट होते हैं इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट वो प्रोपोर्शनल होते हैं, 1/sin⁻⁴ θ/2, ये रिलेशन वहां पे हमें देखने को मिलता है। और यदि इस ग्राफ को आप प्लॉट करना चाहें 0 से पाई में, तो ये n और थीटा के बीच में ग्राफ आपको मिलेगा लाइक दिस, इस तरीके से ग्राफ मिलता है। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, याद रख सकते हैं इसको। इसके बाद या फिर इसको वैल्यूज भी रख के देख सकते हैं कि 0 से 90 क्या ट्रेंड आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें से एक ही ग्राफ पॉसिबल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि एक अल्फा न्यूक्लियस है, उसको फेंका गया है एक
दूसरे एटम की तरफ और आपको क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बताना है। तो आपके पास एक हीलियम न्यूक्लियस है जिसका चार्ज जो है वो ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होगा। इस पार्टिकल को फेंका गया है विद वेलोसिटी नहीं पता हमें, एनर्जी दिया है लेकिन ½ mv² एनर्जी से इसको फेंका गया है इस दूसरे न्यूक्लियस की तरफ जिसके ऊपर चार्ज जो है वो Ze के बराबर है। ये धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ तक जाएगा और यहाँ पे आके रुक जाएगा। यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो नॉन जीरो थी, ½ mv² थी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो हो जाती है, यहाँ पे रुक जाता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये जो डिस्टेंस है इनकी क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, तो हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी पहले जो थी वो ½ mv² थी, ½ mv² काइनेटिक एनर्जी थी पूरे सिस्टम की, प्लस पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की। पहले ये दोनों इनफाइनाइट सेपरेशन पे थे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो के बराबर इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो जीरो हो जाती है प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। जब ये दोनों चार्ज पार्टिकल r मिनिमम डिस्टेंस पर आ जाएंगे तो इनका पोटेंशियल एनर्जी होगा KZe इंटू 2E डिवाइडेड बाय r मिनिमम। तो आप r मिनिमम की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पे ट्रू होंगे, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें दिया है कि हाइड्रोजन एटम के लाइन स्पेक्ट्रम में जो डिफरेंस है लार्जेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का लाइमन सीरीज में, और यही डिफरेंस यदि हम पार्शियल सीरीज में निकालना चाहें तो कितना आएगा। एटम जो है कौन सा फैमिली है, हाइड्रोजन है जी, हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू 1 है। तो पहले मैं आपको लाइमन सीरीज के बारे में बताऊं कि लाइमन सीरीज जो है ये स्टार्टिंग वाली है n = 1 पर ये खत्म होती हैं लाइनें इसकी। तो लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या है कि जिनमें एनर्जी गैप सबसे कम होगा वहां पे हमें सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगी, जहां पे एनर्जी गैप सबसे ज्यादा है वहां पे हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिलने वाली है। तो n = 1 ये है, n = 2 ये है और यहाँ पे n = इनफाइनाइट है। तो भाई सबसे छोटा गैप जो है वो यहाँ पर है, छोटा गैप है तो लैम्डा लॉन्गेस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एनर्जी डिफरेंस छोटू है तो लैम्डा ज़्यादा है, और इनफाइनाइट से जो 1 तक आ रही है उसका एनर्जी गैप ज़्यादा है लेकिन उनका लैम्डा इत्तू सा होगा, लैम्डा शॉर्टेस्ट होगा भैया। और इनका डिफरेंस आपको दिया है लाइमन में, पार्शियल में आपसे पूछा गया है, लगा लेंगे भाई, फॉर्मूला आसान है। तो हम जानते हैं 1/λ लॉन्गेस्ट की बात करें, 1/λ लॉन्गेस्ट इज इक्वल टू, यहां से मिल रही है 2 से 1 में, तो यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे RZ² 1/1 - 1/4। ऐसे ही 1/λ शॉर्टेस्ट आप निकालना चाहें तो आपको मिलेगा RZ², और ये मिल रहा है इनफाइनाइट से ग्राउंड स्टेट में, तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे 1/1 - 1/इनफाइनाइट। ये इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, आपको दिया है कितना 304 एंगस्ट्रॉम में। ऐसे यही काम जो है आप पार्शियल सीरीज के लिए कर सकते हैं, आंसर मिल जाएगा। ठीक है भाई, कर लोगे। R की वैल्यू आपको दे रखी है 1.097 × 10⁻⁷। ये वैल्यू दी नहीं थी वैसे, हमने लिखी है, लेकिन आप ये याद रख सकते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन में हो सकता है ना भी दी जाए R की वैल्यू, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, तो आप ये याद रख सकते हैं 1.097 × 10⁻⁷। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन को आप कंसीडर कीजिए हाइड्रोजन एटम में, वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में रिवॉल्व कर रहा है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n = 3 है, और उसका रेडियस क्वेश्चन में दिया है, रेडियस क्या है, R = 4.65 एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन एटम है, Z = 1 है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इस इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है λ = h/mv। h/mv ये रिलेशन होता है आपके लैम्डा का, इक्वेशन नंबर 1। तो हमें बेसिकली लैम्डा निकालने के लिए मास और उसकी वेलोसिटी जो है वो चाहिए। h हमको पता ही है, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है, तो हमें सिर्फ वेलोसिटी चाहिए। अब एक रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट के लिए हम जानते हैं दो इक्वेशन होती हैं, KZe × E डिवाइडेड बाय R² = mv²/r, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन होती है दैट mvr एंगुलर मोमेंटम जो है वो nh/2π के बराबर होता है।
तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं दोनों इक्वेशंस को, आपको जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है आपको मिल जाएगी, ठीक है, और काम आपका हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप वेलोसिटी जानते ही हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी या तो याद होना चाहिए 2.1 इंटू 10⁶ z बाय n बाय z 2.18 इंटू 10⁶ z बाय n मीटर पर सेकेंड, ये रिजल्ट होता है रेडियस का, और इस रेडियस से ये वेलोसिटी का रिजल्ट है। तो पता है z पता है हमें, n पता है हमें, तो यहाँ से वेलोसिटी निकल जाएगी, डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। सारी क्वांटिटीज़ को ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करना ना भूलें, तब आपका आंसर लैम्डा का आएगा मीटर में, आप उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेना।